नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम लैंगिक मुद्दों से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था क्या की गई है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं लैंगिक समानता एवं संवैधानिक प्रावधानों की। तो भारतीय संविधान है वो पूरी तरह से समानता के सिद्धांत की बात करता है, जिसका वर्णन संविधान की प्रस्तावना में भी है और भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भी समानता के सिद्धांत है, उनको स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। और इन्हीं के आधार पर जो महिलाओं को लिंग के आधार पर जो होने वाला किसी भी प्रकार का भेदभाव है, इसके खिलाफ सुरक्षा भी प्रदान करता है। इस प्रकार संविधान में जो वर्णित सभी मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं जितनी पुरुषों पर लागू होती है, महिलाओं पर भी उतनी ही लागू होती है। अर्थात भारत का संविधान महिला और पुरुष को जेंडर के आधार पर या सेक्स के आधार पर नहीं देखकर एक मानवीय परिप्रेक्ष्य में एक समानता के आधार पर मानता है। साथ ही आगे जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उनमें हम देखेंगे कि महिलाओं को समान स्तर पर लाने के लिए उनके लिए राज्य अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराए या ऐसे प्रावधान करे, इसका भी संविधान जो है व्यवस्था करता है। तो सर्वप्रथम भारतीय संविधान ये सुनिश्चित करता है कि महिला और पुरुष दोनों के साथ समान प्रकार से बर्ताव और व्यवहार किया जाए। और इससे संबंधित अनेक अनुच्छेद हैं। उन अनुच्छेदों में ऐसी व्यवस्था की गई है, जैसे अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को अनेक प्रकार की समानता दी गई है, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के तहत समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। अर्थात राज्य किसी भी स्थिति में जो है सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता देगा या समान दृष्टि से देखेगा और सभी को कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था भी करेगा। साथ ही देखते हैं अनुच्छेद 15, जिसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है उसका प्रतिषेध करता है। तो अनुच्छेद 15 कहता भी है कि राज्य के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। साथ ही जो अनुच्छेद 16 है, यानी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 के खंड ए और बी में कहा गया है कि सामान्य तौर पर ये जो अनुच्छेद है 16 खंड ए और बी, वो भेदभाव को रोकता है और व्यवसाय में तथा राज्य के अधीन जो काम करने वाले लोग हैं उनके बीच लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव पूरी तरह से कानूनी रूप से गलत है। अर्थात अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में और लोक नियोजन के अन्य विषयों में अवसर की समानता और समता की बात करता है। साथ ही संविधान ये भी मानता है कि कुछ मामलों में जहाँ पर महिलाओं के साथ सही या समानता का बर्ताव या व्यवहार नहीं हुआ है, उन्हें समान दर्जा नहीं मिला है और उन्हें समाज में निम्न दर्जे पर रखा गया है। इस अन्याय को समाप्त करने और समानता को सुरक्षित करने के लिए संविधान राज्य को महिलाओं के पक्ष में कुछ विशेष प्रावधान करने की भी अनुमति देता है, जैसा कि अनुच्छेद 15C में इसका उल्लेख करता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये राज्यों को छूट दी गई है
कि महिलाओं को जो निम्न दर्जे पर रखा गया, उन्हें समानता का दर्जा नहीं दिया गया, उनके साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं हुआ। इन सब जो अतीत के जो असमानता के पक्ष हैं, इनको दूर करने और महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने के लिए राज्य अपनी तरफ से विशेष प्रावधान कर सकता है। और इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने को भी वैध माना है, यानी लीगल माना है कि महिलाओं के लिए कुछ अतिरिक्त पद आरक्षित किए जा सकते हैं और सृजित किए जा सकते हैं। और इसी तरह जो प्योरली विमेन कॉलेज है, महिला महाविद्यालय है, उनमें कुछ पदों पर महिलाओं के लिए प्राथमिकता रखना अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यवस्था की गई है कि महिलाओं से संबंधित जो महाविद्यालय है या कॉलेज है, उनमें कुल पदों का कुछ प्रतिशत महिलाओं के लिए प्राथमिकता में रखा जा सकता है। और इसी प्रावधान के मद्देनज़र अनुच्छेद 243 में जो पंचायती राज और नगरीय निकाय के बारे में व्यवस्था की गई है, उसमें कहा गया है कि पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात करता है। अर्थात पंचायती राज संस्थानों में अनुच्छेद 243 ये छूट देता है कि महिलाओं के लिए 33% सीट है वो सुरक्षित या आरक्षित रखी जा सकती है। साथ ही 243 ये व्यवस्था करता है कि नगर पालिकाओं में भी महिलाओं के लिए 1/3 सीटें सुरक्षित या आरक्षित रखी जाएगी। साथ ही संविधान राज्य को यह दायित्व देता है कि वे समाज के जो कमज़ोर तबका है उसकी स्थिति में सुधार लाने हेतु विशेष प्रयास करेगा और इन प्रयासों में महिलाएं भी प्राथमिकता से शामिल होंगी। और संविधान राज्य को यह भी अनुमति देता है कि वह महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए अपनी तरफ से समय समय पर कदम उठाएंगे। तो इस प्रकार से इन सब बातों को मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है और राज्यों को इनके प्रति जो है दायित्व दिया गया है। साथ ही अनुच्छेद 21A जो बड़ा महत्वपूर्ण है, 86वां संविधान संशोधन 2002, इस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 21A में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को, सभी बच्चों मतलब लड़के लड़कियां सभी को समान रूप से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 21A में व्यवस्था की गई है, जिसे हम RTE एक्ट 2009 कहते हैं, जो अप्रैल 2010 में देश भर में लागू हुआ और वास्तव में जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, इससे काफ़ी जो नीचे तबके के बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा से वंचित लोगों तक शिक्षा की पहुंच बनी है। इस प्रकार शिक्षा न केवल किसी एक का प्राधिकार है, यानी किसी एक व्यक्ति का या एक जाति संप्रदाय का प्राधिकार है, नहीं किसी के द्वारा ये सरकारों द्वारा की जा रही कृपा है, बल्कि यह एक मूलभूत अधिकार है और प्रत्येक लड़की और महिला भी इसकी बराबर हकदार है। मूलभूत अधिकारों के अतिरिक्त राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, उनमें भी राज्यों को
इस प्रकार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा दिलाएगा, इसकी व्यवस्था करेगा। और साथ ही महिलाओं के लिए कुछ प्रासंगिक प्रावधान भी किए गए हैं, जिनका आगे हम जो है चर्चा करेंगे। तो आरटीई एक्ट 2009 है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A यानी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी प्रकार के बच्चे, उन बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना उनको निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, वो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार देता है। साथ ही शिक्षा है उसको भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में डाला गया है। और शिक्षा से जो संबंधित प्रावधान है उसमें अभिभावकों का भी, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई है कि अपने बच्चों को अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा दिलाएंगे। साथ ही नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्यों को भी ये व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं और 21A के अंतर्गत बच्चों का मौलिक अधिकार इसको बना ही दिया गया। तो शिक्षा का जो अधिकार है वो मूल अधिकार भी है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी है, और जो अभिभावकों के लिए जो मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई है उसमें भी शिक्षा के अधिकार से संबंधित चर्चा की गई है। तो जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार में भी है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी है और मौलिक कर्तव्यों में भी इसकी व्यवस्था की गई है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 39D में ये व्यवस्था की गई है कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान व्यवस्था की प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39D में पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। साथ ही अनुच्छेद जो एक महत्वपूर्ण 51D है, अनुच्छेद 51D है, उसमें भी इस बात की व्यवस्था की गई है कि देश के जो नागरिक हैं उन नागरिकों का कर्तव्य है कि वे किसी भी ऐसे प्रचलित व्यवहार का जो महिलाओं के समान के लिए अपमानजनक हो, अर्थात महिलाओं का जो आत्मसम्मान है या उनका रेस्पेक्ट सम्मान है, उसके लिए कोई भी ऐसा व्यवहार जो अपमानजनक हो उसे हतोत्साहित करे और उसकी निंदा करे। ऐसा अनुच्छेद 51A के तहत किया गया है कि महिलाओं के लिए प्रचलित व्यवहार के लिए जो सम्मान है उसके लिए किसी भी प्रकार का अपमानजनक हो तो उसे हतोत्साहित करे, राज्य उसकी निंदा करे। ये सभी प्रकार के भारतीय नागरिकों को कर्तव्य दिया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के लिए हम एक नया टॉपिक लेके चर्चा करेंगे। तब तक थैंक यू।